हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस वीडियो में हम क्या देख रहे थे, इस पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज में 2-3 दिन से रुका हुआ है। इसका मेन कारण है कि मैं इसका इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट कर रहा था, जहां मुझे ज़रूरत पड़ रही थी वो मैं कन्वर्ट करने का ट्राई कर रहा था। तो अब क्या डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर आगे के लेक्चर में। अभी हम तक कहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं पहले मैं बता दूँ। इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं, मूल कर्तव्य तक डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में 3 चैप्टर लगातार डिस्कस करेंगे। कौन कौन? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्रिपरिषद, 3 इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ट्राई करेंगे कि 4 इसमें डिस्कस हो जाए। उसके बाद हम फिर संसद 1 में डिस्कस करेंगे, फिर राज्यपाल, राज्य विधानमंडल ऐसे डिस्कस करने का ट्राई करेंगे। जैसे संसद 1 में, फिर राज्यपाल और राज्य विधानमंडल, उच्च न्यायालय, ऐसे ऐसे हम डिस्कस करेंगे कि मतलब 4-5 वीडियो में पूरा पॉलिटी खत्म हो जाए। पॉलिटी के बाद हम लोग हिस्ट्री करने वाले हैं। देखिए ये मेरे बारे में है, कुछ आप देख सकते हो। अगर आपको कंट्रीब्यूट करना है तो इस नंबर पे कर सकते हो, कोई डाउट हो तो इस नंबर पे ही करना। क्लियर है? तो चलिए सीधा हम शुरू करते हैं वहाँ से जहाँ से हमें करना है। क्लियर? 1 सेक। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस करना है। प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस करना है। क्लियर? तो प्रेसिडेंट के बारे में राष्ट्रपति की अर्हता यानी क्वालिफिकेशन राष्ट्रपति की किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 58 में लिखा हुआ है क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट। उसके बाद क्वेश्चन उठता है कि प्रेस क्वालिफिकेशन में क्या क्या लिखा हुआ है, कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन। तो 4 मेन चीज़ है कि एक सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकेंड है उनकी मिनिमम एज 35 ईयर होनी चाहिए। उसके बाद ध्यान देना, जो लोकसभा के मेंबर बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन होती है वो भी क्वालिफिकेशन उनमें होनी चाहिए। और किसी पोस्ट पे नहीं होना चाहिए, किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं हो, मतलब किसी ऐसे प्रॉफिट पे नहीं हो जिनसे उनको ऑफिस पे नहीं हो जिनसे उसको प्रॉफिट मिलती है। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी चुनाव किस प्रकार होता है? तो यहाँ ध्यान देना, अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। कैसे इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है? सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। क्लियर है? अगर आपको इसके डिटेल में जाना है तो मेरा लूसेंट वाला सीरीज आप जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में इस पर्टिकुलर बुक से हम डिटेल में समझने का ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये भी तो नॉर्मल है, क्योंकि इससे हमें रिवाइज करना है, फैक्ट्स जानना है। तो किस टाइप से? सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये है सिस्टम ऑफ। क्लियर? उसके बाद भारत के राष्ट्रपति में मतदान कौन कौन करता है? जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो मतदान कौन कौन करता है? भाई 3 आदमी का नाम रख लीजिए, लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ध्यान देना कौन कौन? राज्यसभा, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और ध्यान देना, स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली और वैसे यूनियन टेरिटरी का लेजिस्लेटिव असेंबली, जहाँ पे असेंबली है। कौन कौन है ऐसा है? दिल्ली और पुडुचेरी, सिर्फ 2 ही ऐसे हैं जिनके पास अपनी असेंबली है, बाकी तो ऊपर से प्रेसिडेंट काम करवाते हैं बाकी जब। तो इन तीनों के सारे मेंबर, लोकसभा के सारे मेंबर, राज्यसभा के सारे मेंबर, यहाँ के सारे मेंबर, यहाँ के सारे मेंबर, यहाँ के सारे मेंबर। लेकिन ध्यान देना, सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य, आप नॉमिनेटेड सदस्यों को नहीं लेना है। नॉमिनेटेड यानी मनोनीत सदस्यों को नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर को लेना है चुनाव में। यानी लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और यूनियन टेरिटरी, ऐसे यूनियन टेरिटरी जहाँ पे अपनी असेंबली है, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहाँ असेंबली है, तो इनके सारे इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करें। 3 लोग याद रखना है बस। क्लियर? और उसके बाद भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव को अनुमर्थन करने के लिए जो प्रपोजल आएगा कि हम मैं बनना चाहता हूँ प्रेसिडेंट, इनके प्रपोजल का कम से कम कितने सपोर्टर होने चाहिए? इनके प्रपोजल जो इन्होंने प्रपोज किया कि मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, तो कम से कम 50 निर्वाचक जो होंगे, 50 निर्वाचक यानी 50 मेंबर जो होंगे इनको सपोर्ट करेंगे। कौन मेंबर? इनके घर के आसपास के लोग कर देंगे? नहीं भाई, 50 इनमें से कोई करेंगे तभी।
क्लियर। उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, ये मैंने तो अभी तक देखा बता दिया यहाँ पे। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, यानी एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली। यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि यहाँ पे राष्ट्रपति के निर्वाचन में किस राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मत प्रदान करने का पात्र नहीं हुआ। इसका मतलब है कि यार मुख्यमंत्री को भी आप वोट देने का अधिकार नहीं दो, किस राज्य के मुख्यमंत्री ऐसे हो सकते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ कि हमने देखा इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे, राज्यसभा, लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का जिक्र नहीं किया कि ये काउंसिल पार्टिसिपेट करेंगे कि नहीं। अगर मान लो कोई सीएम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर ना होके काउंसिल का मेंबर है, तो काउंसिल का अगर सीएम मेंबर है तो इसका तो मेंबर है ही नहीं, भले ही सीएम बन गया है। जैसे आपको पता है कि इंडिया में क्या होता है, जो प्रधानमंत्री बनते हैं राज्यसभा के भी बन सकते हैं, लोकसभा के भी बन सकते हैं, और इवन 6 महीना तक तो किसी ऑफिस के मेंबर नहीं है तो भी बन सकते हैं। तो सेम इसी तरह जैसे मनमोहन सिंह जी राज्यसभा के मेंबर होते हुए प्राइम मिनिस्टर बने थे, सेम ऐसे ही कोई अगर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर होगा तो प्रेसिडेंट तो बन जाएगा, लेकिन स्टेट लेजिस्लेटिव के मेंबर नहीं ना है वो। जैसे ही स्टेट लेजिस्लेटिव के मेंबर नहीं है, चुनाव उनको वोट देने का अधिकार नहीं है। किस चुनाव में? प्रेसिडेंट के चुनाव में। क्लियर। तो अब बता दें कि अगर कब नहीं चुनाव देगा, अगर वो मेंबर है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, अगर वो राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य, उच्च सदन, लोअर सदन हम किसको बोलते हैं? असेंबली को। जैसे लोकसभा बोलते हैं ना, उसी तरह असेंबली को लोअर सदन और एक काउंसिल को बोलते हैं हम अपर सदन, यानी उच्च सदन। ध्यान देना, कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग है, हाँ, इलेक्शन में तो पार्टिसिपेट करने चला जाता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति का महाभियोग करना है, अगर राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट करना है तो पार्टिसिपेट नहीं लेता। ध्यान देना, राष्ट्रपति के इलेक्शन में तो अच्छे से पार्टिसिपेट किया, लेकिन राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट करना है तो पार्टिसिपेट नहीं करना। एक चीज़ ध्यान रखो, राष्ट्रपति का इलेक्शन में कौन कौन गया? राज्यसभा, लोकसभा प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस दिल्ली प्लस पुडुचेरी के सारे इलेक्टेड मेंबर गए इलेक्शन में। लेकिन जब इम्पीचमेंट की बात आ गई, जब प्रेसिडेंट को हटाने की बात आ गई, तो सिर्फ यही दोनों हाउस जाएगा, राज्यसभा और लोकसभा जाएगा, ये लोग नहीं आएंगे। ध्यान दे रहे हैं, ये लोग नहीं आएंगे। एक चीज़ और एक्स्ट्रा माने जानना है कि राज्यसभा और लोकसभा के जब निर्वाचन की बात आ रही थी तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर जा रहे थे, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं जा रहे थे, जो मनोनीत मेंबर है वो नहीं जा रहे थे। लेकिन जब इम्पीचमेंट यानी महाभियोग की बात आएगी तो राज्यसभा और लोकसभा के इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड सारे के सारे मेंबर जाएंगे। क्लियर। ध्यान देना, संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उस पर क्या शर्त है? ऑब्वियसली निर्वाचित होने के बाद इलेक्टेड, अगर कोई बंदा प्रेसिडेंट के पद से पे इलेक्टेड हो गया तो बाकी पुराना पोस्ट तो खुद ब खुद छोड़ देगा, चाहे उसके पास एमपी का पोस्ट हो या एमएलए का पोस्ट हो। क्लियर ना? नेक्स्ट देखते हैं, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिशासन कौन तैयार करता है? संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिशासन कौन तैयार करता है? ऑब्वियसली केंद्रीय मंत्रिमंडल, सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार करती है। क्लियर कि राष्ट्रपति कैसे शासन करेगा, कहाँ पे? पार्लियामेंट में। कौन तैयार करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद नाम बहुत अच्छा चीज लिखा है यहाँ पे, राष्ट्रपति की मृत्यु यानी डेथ, पद त्याग का मतलब होता है रेजिग्नेशन, या हटाए जाने पर। हटाए कैसे जा रहे थे? इम्पीचमेंट से आप हटा रहे थे ना भाई, इम्पीचमेंट से हटा रहे थे। तो अगर राष्ट्रपति की डेथ से के कारण हटाया जा रहा है, या राष्ट्रपति रेजिग्नेशन दे रहे हैं, या राष्ट्रपति को इम्पीच किया जा रहा है, तो इन तीनों केस में राष्ट्रपति की पोस्ट खाली नहीं रह जाएगी। इस पोस्ट पे, इस ऑफिस पे कौन आ जाएंगे? वाइस प्रेसिडेंट आ जाएंगे। लेकिन ध्यान देना, इस पोस्ट पे मैक्सिमम 6 मंथ तक के, मतलब 6 मंथ के अंदर इलेक्शन हो जाना चाहिए, 6 मंथ के अंदर इलेक्शन हो जाना चाहिए। तो आप बोलोगे भैया फिर तो अगर राष्ट्रपति का 5 साल पूरा हो जाता है तो उस वक्त भी वाइस प्रेसिडेंट आ जाएगा।
कि राष्ट्रपति तो अब खत्म हो गया, राष्ट्रपति दूसरा जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता है 6 महीने मैं बैठा रहूँगा, वाइस प्रेसिडेंट बोलेंगे। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा। इस केस में अगर 5 साल पूरा करके हटने वाले होते हैं कोई प्रेसिडेंट, तो उनको रिक्वेस्ट किया जाता है, सर 6 महीने और रह जाइए ना, या 2 महीने और रह जाइए ना, जब तक इलेक्शन ना हो जाए तब तक आप ही रहिए, आप ही। वाइस प्रेसिडेंट किस किस केस में आएंगे हमने देख लिया, ये बात यहाँ भी दिया हुआ है। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में मतलब कोई इलेक्शन रिलेटेड, देखो ध्यान देना, इसको मुझे इंग्लिश में लिखने की ज़रूरत नहीं थी। कोई राष्ट्रपति चुनाव यानी इलेक्शन रिलेटेड, प्रेसिडेंट के इलेक्शन रिलेटेड कोई डिस्प्यूट ओपन होती है, डिस्प्यूट, तो उसका निपटारा कौन करेगी? ऑब्वियसली सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय करेगी। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व, मतलब इवन उनका 5 ईयर नहीं पूरा है उससे पहले ही उनको रिमूव कैसे किया जा सकता है? उनको रिमूव उनके पोस्ट से कैसे किया जा सकता है? इम्पीचमेंट प्रोसेस है। इम्पीचमेंट अंडर आर्टिकल 61 दिया हुआ है, प्रोसेस दिया हुआ है। आर्टिकल 61 में प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट दिया है। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? मतलब सिंपल पूछ रहा है कि इम्पीचमेंट यानी महाभियोग का प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है? संसद पे हो रहा है, यानी पार्लियामेंट में। हमने बोला था ना कि राज्यसभा लोकसभा के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। क्लियर है ना? यहाँ पे बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति को मृत्यु दंड के मामले में, ध्यान देना, किसी को अगर डेथ सेंटेंस मिला है, राष्ट्रपति उसको भी पूरा की पूरी तरह पार्डन क्षमादान दे सकते हैं। लेकिन गवर्नर ऐसा नहीं कर सकते। ध्यान देना, गवर्नर ऐसा नहीं कर सकता। क्लियर है? गवर्नर क्षमादान और केस में दे सकता है, मतलब अगर कोई बहुत एक्सट्रीम सज़ा है तो उसको सज़ा थोड़ा कम कर दिया, सज़ा का टाइम थोड़ा कम कर दिया, सज़ा को थोड़ा दिन के लिए रोक दिया। कोई बोला मेरी बेटी के साथ ये सज़ा के लिए थोड़े दिन के लिए रोक दिया। लेकिन मृत्यु दंड देने के बाद पूरी तरह क्षमादान देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। क्लियर? अब देखो, संघ की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में नहीं थे? सिंपल है कि जो सेंटर का यानी यूनियन का एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है, प्रेसिडेंट के पास है। और एक किस आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ है? आर्टिकल 53 में। क्लियर ना? आर्टिकल 61 में क्या लिखा है? मैंने अभी बताया कि राष्ट्रपति का महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा होगा? आर्टिकल 61 में होगा कि इम्पीचमेंट प्रोसेस किसी भी हाउस के द्वारा इनिशिएट किया जा सकता है, इवन लोकसभा और राज्यसभा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन, री इलेक्शन की पात्रता कि किस कंडीशन में, ध्यान देना, किस कंडीशन में फिर से री इलेक्शन करवाया जाएगा, ये दिया हुआ है आर्टिकल 57 में। मतलब वो कंडीशन दिया हुआ है जिस कंडीशन में फिर से इलेक्शन किया जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कोई कानून बना के प्रेसिडेंट को दे दिया, सर जल्दी से साइन कर दीजिए। प्रेसिडेंट के पास अब पावर है कि भेज सकता है वापस कि आपके इस पॉइंट में मुझे कुछ प्रॉब्लम लग रही है, इस पॉइंट को आप फिर से क्या करो, फिर से इस पे पुनः विचार करो, यानी इस पे फिर से रिकंसिडरेशन करो। रिकंसिडरेशन यानी रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं प्रेसिडेंट किसको? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। ये बात कहाँ पे लिखी हुई है? मतलब ये बात किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ऐड की गई है, किस संविधान संशोधन में ऐड की गई है? संविधान संशोधन है 44 में संविधान संशोधन। उसके बाद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? मतलब कि यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि दोनों हाउस ने पास कर दिया, उसके बाद भी प्रेसिडेंट को इसमें कुछ कमी लग रही है, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? इस पे या तो स्वीकृति रोकने का मतलब होता है उस पर विथहोल्ड कर देना कि नहीं मैं साइन नहीं करूँगा, मेरे ही ऑफिस में रहने दो, लेकिन मैं साइन अभी नहीं करूँगा क्योंकि ये सिचुएशन सही नहीं है। क्लियर? मान लो हो सकता है इस साइन करने से अभी ऐसा सिचुएशन हो जाए, पूरा बवाल वगैरह होने लगे, तो इस समय तो साइन भाई नहीं करूँगा, चाहे जो करवा लो। सिंपल यही है आर्टिकल। किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अंडर व्हिच आर्टिकल, राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में
राज्यपाल के कार्य के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। मतलब कि गवर्नर के काम है ना, गवर्नर के काम हेतु कुछ उपबंध कर सकता है, कुछ नया सोच सकता है। डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट इन सर्टेन कॉन्टीजेंसी द प्रेसिडेंट मे टेक सच प्रोविजन एज थिंक फिट फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन। मतलब मान लो एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल, कुछ ऐसा काम है जो करना चाहिए था करना चाहिए था किसको, गवर्नर को, लेकिन प्रेसिडेंट को लगता है कि गवर्नर अगर ऐसे कदम उठाएगा भी तो इस समय स्टेट के लिए सही नहीं रहेगा, इसलिए गवर्नर क्या बोलता है कि आप मत उठाओ, ये काम मैं कर लेता हूँ, अभी मेरे तरफ से काम कर लेता हूँ। तो प्रेसिडेंट को ऐसा कुछ लगता है तो प्रेसिडेंट कर सकता है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। आर्टिकल किस में दिया है? आर्टिकल 160 में। अब देखो कुछ आर्टिकल है जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, वो ध्यान कर लेते हैं। आर्टिकल 52 बताया गया कि भारत के पास अपना राष्ट्रपति होगा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकंड है संघ की कार्यपालिका शक्ति यानी एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट के पास है। 54 है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में, मतलब कि जब इलेक्शन हो रहा था तो कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे थे, मैं बता चुका हूँ। निर्वाचन की रीति, मैनर कैसे होगा, कैसे इलेक्शन होगा, पदावधि, उनके टर्म्स ऑफ ऑफिस, पुनर्निर्वाचन यानी किस सिचुएशन में, किस कंडीशन में री इलेक्शन होगा। राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए अर्हता है, मतलब उनकी क्वालिफिकेशन किस आर्टिकल में दिया हुआ है? क्वालिफिकेशन आर्टिकल 52 में दिया है। शर्तें, क्या क्या कंडीशन उन पे अप्लाई किया जाएगी कि आप कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं साइन कर सकते, आप कोई दूसरा पोस्ट नहीं ले सकते, ऐसी ऐसी बातें। राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, मतलब जो ओथ एंड अफर्मेशन का हिंदी होता है प्रतिज्ञान, ये लेते हैं ना ये सब। 61 में मैंने बताया था ना इम्पीचमेंट यानी महाभियोग, क्या लिखा हुआ है। 62 में क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन व्यक्ति की पदावधि, ये नॉर्मल लिखा हुआ है। ये मैं आपको सबसे पहले ही बता चुका हूँ कि जब इनकी मृत्यु, डेथ, रेजिग्नेशन या इम्पीचमेंट के केस में 6 मंथ तक मैक्सिमम वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे, वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन अगर इनका 5 साल हो के पूरा होने वाला है तो उस समय जो टाइम बचेगा, इलेक्शन अगर नहीं हुआ है किसी कारण, बस ऐसा तो होता है, जनरली होता है कि जब इनका 5 साल पूरा होने वाला होता है ना, उससे पहले ही इलेक्शन हो जाती है कि अगले ही दिन से कोई नया प्रेसिडेंट आ जाए। क्लियर? इलेक्शन कंप्लीट हो गया रहो। लेकिन अगर नहीं हुआ हो तो इन प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट किया जाएगा, सर कुछ दिन तो आप ही बैठिए ना, आराम करिए ना यहीं पे, फिर जब हम इलेक्शन करवा लेंगे तो आप प्लीज़ छोड़ दीजिएगा। क्लियर? यही बात सब लिखा हुआ है। और आर्टिकल 72 में क्या दिया है? आर्टिकल 72 में दिया है जो पार्डन करने की क्षमता होती है, जो दंडादेश को निलंबन, परिहार या लघुकरण, थोड़ा कम कर देना, ये सब किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, आर्टिकल में संघ की एग्जीक्यूटिव जो पावर है उसको कैसे आप विस्तार कर सकते हैं। तो ध्यान देना, पार्डन जो पावर है वो 3 ऐसे पावर है ना, 3 ऐसे पावर जो प्रेसिडेंट के पास ही है, सिर्फ गवर्नर के पास नहीं है। कौन कौन? अगर किसी को डेथ सेंटेंस दिया गया है, तो उसको पूरा तरह माफ करना सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। ये पावर गवर्नर के पास नहीं है। क्लियर? पूरी तरह माफ करना। सेकंड, अगर कोई सज़ा दिया गया है मिलिट्री कोर्ट के द्वारा यानी मार्शल कोर्ट के द्वारा, तो ये भी माफ़ करना किसका अधिकार है? सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट का। अगर कोई सेंट्रल कानून का उल्लंघन करने के कारण फंसा है, तो या सेंट्रल सब्जेक्ट में फंसा है, तो क्या है? वो भी प्रेसिडेंट का काम है। क्लियर? अब बोलो कोई स्टेट सब्जेक्ट के कारण फंसा है लेकिन उसे मृत्यु दंड दी गया है, तो क्या उस मृत्युदंड को गवर्नर सॉल्व कर सकता है, माफ़ कर सकता है? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। मृत्युदंड जैसे ही आया किसी भी सब्जेक्ट से हुआ, सीधा आ जाएगा प्रेसिडेंट का। कोई किस टाइप का होता है? एक होता है पार्डन, बिल्कुल माफ़ कर देना, बिल्कुल। एक होता है कम्यूटेशन का मतलब क्या होता है आपको पता है? कम्यूटेशन का ऐसे याद कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन का मतलब बदल देना। हार्ड पनिशमेंट था, उसको बदल के थोड़ा हल्का पनिशमेंट दे दो। मर्डर मतलब जो उनकी मृत्यु की सजा उसको बोल दो कि तुम जीवन भर जेल में रहो। सेकंड है रिमीशन का मतलब है तुम्हारा पहले 10 साल का जेल था, अब 7 साल का कर दिया। रिमीशन का मतलब हम ऐसे याद कर सकते हैं कमीशन,
थोड़ा कमीशन दे दो ना भाई, 10 साल को 7 कर दो ना प्लीज़। उसके बाद रेस्पाइट, रेस्पाइट का मतलब सिंपल याद रख सकते हो कि भाई कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, अगर उनको फांसी देना है भाई, अभी उनका प्रेगनेंसी है मान लो एग्जांपल लेते हैं, तो उस समय उनको नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल भी कोई चांस ही नहीं है, तो ऐसे केस को हम रेस्पाइट बोलते हैं। क्लियर? हाँ, तो उनको लेसर पनिशमेंट दे दिया जाएगा। और रिप्राइव, रिप्राइव का मतलब किसी बंदे को फांसी देनी जाने वाली है, लेकिन वो बंदा बोले कि मेरी बेटी की शादी है अगले महीने, सर मुझे 1 महीने बाद दे दीजिएगा ना प्लीज़, तो रेप्राइव इस केस में हुआ, टेम्पररी पीरियड के लिए उसकी सज़ा को होल्ड किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसको प्राप्त है? ऑब्वियसली रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का पावर किसके पास है? ओनली प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 143 क्या कहता है कि प्रेसिडेंट एडवाइस ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से। ध्यान देना, प्रेसिडेंट एडवाइस ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से किसी मामले में। भारतीय लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? जब, ध्यान देना, जब केंद्रीय, ध्यान देना एक चीज़ यहाँ पे कैबिनेट होगा, कैबिनेट 2 वर्ड में बता रहा हूँ, एक होता है कैबिनेट का मतलब होता है मंत्रिमंडल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब मंत्री परिषद, कैबिनेट का मतलब होता है मंत्रिमंडल, मंडल का मतलब मंडल एक छोटा यूनिट है, परिषद का मतलब एक बड़ा यूनिट है, दोनों का डिफरेंस मैं बताऊंगा आगे। तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, प्रेसिडेंट डिजॉल्व कर सकता है लोकसभा को, बट रिकमेंडेशन आना चाहिए कैबिनेट से। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन यानी ज्वाइंट सीटिंग कौन करवाता है, कौन समन करता है? कौन समन करता है? प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट रिकमेंड करता है। पॉकेट वेटो किसके पास प्राप्त है? प्रेसिडेंट के पास प्राप्त है। कब उन्होंने यूज किया? एक बार उन्होंने यूज किया, कब? इंडियन पोस्ट से, ध्यान देना, इंडियन पोस्ट एक्ट जो था ना 1986, उसमें अमेंडमेंट करने की बात की, मतलब इंडियन पोस्ट एक्ट 1986 में अमेंडमेंट करने की बात की थी, इस समय ज्वाइंट सीटिंग हुआ था। भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले, ऑब्वियसली क्योंकि वो सबसे, ध्यान देना, डिबेट में पार्ट लेने का अधिकार इनको, मतलब डिबेट ये तो सबसे ऊपर है ना, सबसे ऊपर है ये, मतलब इनसे ऊपर कोई है नहीं। डिबेट का मतलब क्या हुआ? 2 लोगों के बीच लड़ाई हो रहा है, डिबेट हो रहा है, जो जीतेगा उसकी बात मानी जाएगी, लेकिन ये तो सबसे ऊपर है, पूरे इंडिया के मालिक है, तो इनको काहे डिबेट में शामिल लेना होना है? डिबेट तो नीचे के लोग पार्टिसिपेट करेंगे, फिर जो भी डिबेट में सॉल्व होगा फिर उनको बोलेंगे हाँ सर साइन कर दीजिए प्लीज़, ये तो सबसे ऊपर है। क्योंकि अगर मान लो पार्लियामेंट की बात करते हैं, पार्लियामेंट में क्या क्या होता है, तो हम बोलते हैं ना लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट बिल्कुल कंपेरेबल है इनको, तो इनको यहाँ पे जाने की क्यों जरूरत है? इनकी तो अपनी ही ऐसी हैसियत है कि दूसरे के दरवाजे पे जाने की क्या जरूरत? सिंपल है। तभी तो हम कोई भी कानून होता है तो राज्यसभा लोकसभा पे पास होने के बाद प्रेसिडेंट से मानते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट के भी अपनी बहुत बड़ी हैसियत है, तो उनको जाने की जरूरत ही नहीं है दोनों हाउस में। नेक्स्ट देखिए, किसी भौगोलिक क्षेत्र को, किसी नॉर्मल एरिया को शेड्यूल्ड एरिया में कन्वर्ट करना है, शेड्यूल्ड एरिया में बदलना है, किसके पास पावर है? किसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है? भाई ये नॉर्मल पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है, बहुत बड़ी पावर है ना। अब देखो, राष्ट्रपति किस किस अधिकारी को नियुक्त करता है? सबसे पहले प्रधानमंत्री और सेंट्रल मिनिस्टर। क्लियर? प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, उसके बाद प्रधानमंत्री के एडवाइस पे और भी सेंट्रल मिनिस्टर को नियुक्त करता है। सेकंड क्या है? अदर मिनिस्टर। सेकंड क्या है? अटॉर्नी जनरल। क्लियर है? उसके राज्य के राज्यपाल यानी गवर्नर। और वित्त आयोग, वित्त आयोग का मतलब होता है फाइनेंस मिनिस्टर। राज्य भाषा आयोग यानी जो लैंग्वेज के लिए जो मिनिस्ट्री होती है उनको, मतलब लैंग्वेज काउंसिल होते हैं, लैंग्वेज काउंसिल के अध्यक्ष और सदस्य। उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय का मतलब होता है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के जो मेन जजेज होते हैं उनको। भारत के महान्यायवादी और तथा नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक। महान्यायवादी का हिंदी क्या होता है, इंग्लिश क्या होता है पता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक इनका हिंदी होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है यूपीएससी के अध्यक्ष और उनके सदस्य, यही है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। जजेस ऑफ सुप्रीम हमने देख लिया, गवर्नर। और हाँ, अब देखो यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं और यूपीएससी के बाकी जो सदस्य होते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और प्लस इलेक्शन कमिश्नर
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन और बाकी सदस्य। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब के चेयरमैन और बाकी मेंबर। संघ राज क्षेत्र के राज्यपाल यानी यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट जनरल और एडमिनिस्ट्रेटर। दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री। यहाँ पे कन्फ्यूजन आपको हो सकता है क्योंकि नॉर्मल मुख्यमंत्री का चुनाव अपॉइंटमेंट कौन करता है? नॉर्मल मुख्यमंत्री का गवर्नर करते हैं, लेकिन दिल्ली और पुडुचेरी के कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। आपसे क्वेश्चन में फंसा सकता है। फाइनेंस के सब हिंदी दिया हुआ है, इंग्लिश दिया हुआ है। कमीशन फॉर इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड कास्ट, कमीशन फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज जो हमने राजभाषा देखा, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए। क्लियर? तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा दे दिया। सैलरी 5 लाख। अगर भारत का राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, मान लो उनका डेथ हो गया मान लो, और वाइस प्रेसिडेंट भी इस समय अवेलेबल नहीं है, तो उसके बाद कौन इंसान राष्ट्रपति के पद पर बैठेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ध्यान है, न्यायाधीश का मतलब होता है जज, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का मतलब मुख्य न्यायाधीश, सबसे ऊपर तो यही है ना। वह राष्ट्र का प्रतिनिधि, ध्यान देना बहुत अच्छा लिखा हुआ है, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है बट राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। मतलब दुनिया के लिए इंडिया का सबसे बड़ा, इंडिया किसके नाम से जाना जाएगा? प्रेसिडेंट के नाम से, लेकिन वो चलाते नहीं है, नेतृत्व नहीं करते, यानी रिप्रेजेंटेशन तो है उनके नाम से ही, यानी लीडरशिप वो नहीं है। लीडरशिप किसका? प्राइम मिनिस्टर का। तो किसके बारे में लिखा हुआ? भारत के प्रेसिडेंट के बारे में, भारत के राष्ट्रपति के बारे में। कौन ऐसे इंसान है अभी तक, कौन कौन जो बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं, उसके बाद प्रेसिडेंट भी? जाकिर हुसैन जी और रामनाथ कोविंद जी। क्लियर? अब देखो, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यत यानी जो कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं ना जो बिल्कुल इनके राष्ट्रपति के प्लेजर पे ही काम करते हैं, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यत यानी बिल्कुल प्लेजर वाले पोस्ट होते हैं कि राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा सकता है। सबसे पहले संघ के मंत्री यूनियन मिनिस्टर, राज्य के राज्यपाल यानी गवर्नर, राष्ट्र के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्लियर? अभी बहुत अच्छा लिखा हुआ है, एक विधेयक यानी बिल संसद में आया, बिल एक संसद में आया, लेकिन बिल एक्ट तभी बनेगा, यानी बिल अगर विधेयक अधिनियम तभी बनेगा जब प्रेसिडेंट कहेंगे ओह साइन राम नाथ कोविंद। जब तक ये नहीं लिखेंगे तब तक बिल विधेयक अधिनियम नहीं बनेगा। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पे अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। ऑब्वियसली सस्पेंसिव वोटो विथहोल्ड कर लेते हैं, मुझे अभी साइन नहीं करना इस पर, क्योंकि अभी मैं इस एक्ट को साइन कर दिया तो जो देश में विद्रोह चल रहा है और विद्रोह बढ़ जाएगा। क्लियर? निर्विरोध रूप से, मतलब कि कोई अपोजिशन, जब ये चुनाव में खड़े हुए राष्ट्रपति तो इनका कोई अपोजिशन ही नहीं था। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। उसके बाद भारत के राष्ट्रपतियों में से किनका संबंध ट्रेड यूनियन मूवमेंट से था? ट्रेड यूनियन आंदोलन यानी ट्रेड यूनियन मूवमेंट, बीबी गिरी। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करनी। ऑब्वियसली इनका तो गवर्नर करते हैं ना, राज्य के मुख्यमंत्री का अपॉइंटमेंट कौन करते? गवर्नर का। लेकिन दो जगह के मुख्यमंत्री दिल्ली और पुडुचेरी का कौन करते हैं? ऑब्वियसली ये खुद अपने हाथों से करते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल ऑब्वियसली जिस दिन इस ऑफिस को एज्यूम करेंगे उसके 5 साल तक होता है। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन बोला जाता है? APJ अब्दुल कलाम जी। भारत के मुख्य न्यायाधीश में से किन्होंने राष्ट्रपति के पद पे कार्य किया था? मैंने बोला था ना न्यायाधीश करते हैं ना, जस्टिस M हिदायतुल्लाह जी ने। देखो मनी बिल को पुनर्विचार, ध्यान देना, मनी बिल जो होती है नॉर्मल बिल पे ये रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। ध्यान देना, नॉर्मल जी जो ऑर्डिनरी बिल आता है ना उनको रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, लेकिन जो मनी बिल होता है ना यानी धन विधेयक, उस पर रिकन्सिडरेशन के लिए नहीं भेजा जा सकता। इसका मेन एक कारण ये भी है कि जो धन विधेयक आती है ना वो इवन प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बाद ही आती है। प्रेसिडेंट पहले रिकमेंड करते हैं तभी जाके दोनों हाउस में वो पास होती है।
रामनाथ कोविंद जी कौन से नंबर के राष्ट्रपति है? 14th। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? ऑब्वियसली फाइनेंस मिनिस्टर के, फाइनेंस कमीशन के नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने सबसे लंबा समय बिताया, ऑलमोस्ट 12 साल, लेकिन डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने लगभग बहुत कम, 1 साल 11 दिन, मतलब 1 वर्ष 11 दिन। देखो मैंने ये आपको बताया था ना कि राष्ट्रपति और गवर्नर के पार्डनिंग पावर और प्रेसिडेंट के गवर्निंग पावर, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो यही है कि अगर कोई मिलिट्री कोर्ट यानी मार्शल कोर्ट ने फैसला सुनाया तो इस पे कुछ भी करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट को है। सेंट्रल लॉ के द्वारा बनाया तो ये भी प्रेसिडेंट ही करेंगे। डेथ सेंटेंस दिया गया तो डेथ सेंटेंस का बात सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट करेंगे। अब बताते हैं वाइस प्रेसिडेंट। ध्यान देना, भारत के उपराष्ट्रपति यानी भारत के उपराष्ट्रपति, ध्यान देना, भारत के उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में जो लोग पार्टिसिपेट करते, कौन लोग पार्टिसिपेट करते भाई? ध्यान दो, वही लोग हैं जो प्रेसिडेंट को हटाने में लगे हुए थे। यानी प्रेसिडेंट जी का जब इम्पीचमेंट हो रहा था ना, तो यही हटा रहे थे। कौन कौन? राज्यसभा, लोकसभा के इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड यानी निर्वाचित और मनोनीत मेंबर। क्लियर? भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए, पद से डिसमिस करने के लिए किस सदन में लाया जा सकता है प्रस्ताव? केवल और केवल राज्यसभा में। क्यों? क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होते हैं ना, उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट, वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। क्लियर? राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, तो राज्यसभा से ही हटाया जाएगा ना, उनका लोकसभा से कोई रिलेशन नहीं होता। राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी सभी विवाद, ऑब्वियसली जो डिस्प्यूट होगी, क्योंकि ये टॉप पोस्ट है, डिस्प्यूट सेटलमेंट का काम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करेगी। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ऑब्वियसली राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन ऑफ लोकसभा स्पीकर। क्लियर? अब देखो यहाँ पे बिल्कुल भी मुझे एक जगह भी हिंदी इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये सब आसान वर्ड है। भारत में उपराष्ट्रपति का प्रावधान कि कहाँ किस आर्टिकल में लिखा है कि भारत के पास अपना एक वाइस प्रेसिडेंट होगा, जो कि हम कहाँ से लिखा, कहाँ किस आर्टिकल में लिखा है? 63 में। 64 में है कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का, ध्यान देना, राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, ध्यान है, पदेन का मतलब होता है कि जैसे ही कोई भी वाइस प्रेसिडेंट बना, सीधा उसको राज्यसभा का चेयरमैन बना दो, कोई भी। क्लियर है? जैसे वो वाइस प्रेसिडेंट बना वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट जैसे ही बन गए, वैसे ही सीधा चेयरमैन बन जाएगा राज्यसभा का। यानी इनको स्पेशल यहाँ से इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं है। कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 64 में। क्लियर है ना? यहाँ पे लिखा है उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के आकस्मिक रिक्ति में अथवा अपनी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्य, ऑब्वियसली राष्ट्रपति नहीं होंगे तो उनके जगह पे तो यही बैठेंगे ना। उपराष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होगा, टर्म क्या क्या होगा, और मतलब उपराष्ट्रपति की जब उपराष्ट्रपति का डेथ वगैरह होगा या टाइम पूरा हो जाएगा तो फिर से री इलेक्शन कैसे होगा, ये सब बात लिखा हुआ है। और यहाँ पे ओथ एंड एफर्मेशन इस पर लिखा हुआ है 69 में। और कुछ ऐसे कारण होंगे कि राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करेंगे, मतलब उनके बातों का पालन करेंगे। और कोई भी चुनाव संबंधी और उनसे संबंधित विषय होती है तो 671 फर्स्ट में लिखा हुआ है। ये राष्ट्रपति का जी का टाइमलाइन है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी सबसे पहले, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, गोपाल स्वरूप पाठक, बीडी जत्ती, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, के.आर. नारायण, श्रीकांत शेखर, भैरव सिंह शेखावत, डॉक्टर आमिद अंसारी, वेंकैया नायडू जी। क्लियर? उसका ध्यान देना, किस सदन का अध्यक्षता करने वाला, ध्यान देना यहाँ पे भी इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं है। किस सदन की अध्यक्षता, मतलब किस सभा हाउस में जो चेयरमैन होंगे वो उस हाउस के इवन मेंबर ही नहीं है, उस हाउस के मेंबर ही नहीं। जैसे राज्यसभा के चेयरमैन कौन है? वाइस प्रेसिडेंट। तो क्या वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का मेंबर है? बिल्कुल भी नहीं, यही तो पूछा जा रहा है। जो उस सदन का सदस्य ही नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है राष्ट्रपति के डेथ, रेजिग्नेशन अथवा उनको इम्पीच करने के स्थिति में
राष्ट्रपति का पदभार कौन सबसे पहले ग्रहण करेगा? ऑब्वियसली वाइस प्रेसिडेंट ग्रहण करेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के प्रावधान से लेकर कि हमारे पास भी वाइस प्रेसिडेंट होगा, उनके पास भी है। क्लियर है ना? राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किस सदन का कौन, सिंपल बात कर रहे हैं, प्रेसिडेंट का चुनाव हो, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हो, इसमें किस हाउस के सदस्य बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करते? प्रेसिडेंट में कौन कौन करते हैं? राज्यसभा, लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, दिल्ली, पुडुचेरी को ऐड कर दो। इसमें क्या है? राज्यसभा, लोकसभा। लेकिन स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल तो कहीं पे इसको जगह नहीं मिली, तो कौन है? राज्य का विधान परिषद यानी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। भारत का राष्ट्रपति अपना परित्याग पत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। अब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में एक कुछ माइनर डिफरेंस है। पहला, लोकसभा की योग्यता बनाए रखनी चाहिए, राज्यसभा की योग्यता रखना चाहिए, तभी इनको बनाया जाएगा। ये वाला तो हम देखिए कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे पता है। और महाभियोग की बात है, और ध्यान दें महाभियोग दोनों हाउस में चलती है, कहीं से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन उपराष्ट्रपति को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, क्योंकि लोकसभा के चेयरमैन ही होते हैं। दोनों का जो सैलरी होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है। क्लियर है? यही बात सब लिखा हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करेंगे, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, चाहे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हम इसी में कर ले रहे हैं। क्लियर? सबसे पहले केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? ऑब्वियसली ध्यान देना, जब भी आपसे हेड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट पूछे तो पीएम बोलेगा, लेकिन हेड ऑफ स्टेट पूछे तो आप किनको बोलोगे? हेड ऑफ स्टेट है प्रेसिडेंट। क्लियर है ना? प्रधानमंत्री की नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा की जाती है? ऑब्वियसली प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? ऑब्वियसली, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री क्या होना चाहिए? लोकसभा का मेंबर होना चाहिए। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और भी है कंडीशन, और भी मतलब लोकसभा का नहीं भी होगा तो भी बन जाएगा, लेकिन लोकसभा का मिनिमम क्राइटेरिया क्या होता है? क्या एज होता है? 25 साल। तो यानी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए चाहिए 25 साल, प्रेसिडेंट बनने के लिए चाहिए 35 साल। क्लियर? यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य है तो अविश्वास प्रस्ताव यानी जब भी किसी सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होती है तो उसमें पार्टिसिपेट सिर्फ और सिर्फ कौन करते हैं? लोकसभा के मेंबर करते हैं, लोकसभा के। लेकिन मान लेते, एग्जाम्पल लेते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर है वो लोकसभा के मेंबर ही नहीं है, जैसे मनमोहन सिंह जी। तो मनमोहन सिंह जी के सरकार में कभी भी नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव पास हो रहा होगा तो वहां पे वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे इलेक्शन में। क्लियर? नेक्स्ट है कि अगर यहाँ पे सिंपल है कि पार्लियामेंट्री गवर्नेंस सिस्टम में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? ध्यान देना, दो टाइप के एग्जीक्यूटिव होते हैं कि रियल यानी वास्तविक, एक होता है नॉमिनल मतलब नाम के नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन होता है? प्रेसिडेंट। लेकिन रियल कौन होता है? रियल होता है प्राइम मिनिस्टर। अब यहाँ पे है कि लोकसभा में क्योंकि अविश्वास नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पास होगा, कितने मेंबर मिनिमम चाहिए रिजोल्यूशन पास करने के लिए? क्योंकि मान लो नो कॉन्फिडेंस मोशन करेंगे कौन? अपोजिशन मेंबर करेंगे। क्यों? क्योंकि सरकार गिरानी है इनको। अपोजिशन मेंबर को लगता है जैसे कि भाई जो अभी सरकार चला रहा है उनके पास लग रहा है कि मेजॉरिटी नहीं है, तो उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन का रिजोल्यूशन करते हैं। कितने मेंबर उनको चाहिए? कम से कम 50 मेंबर तो चाहिए। इसका मतलब 50 मेंबर चाहिए। ऐसे नहीं कि मुझे पास सीधा मैं चला जाऊंगा, मैं क्योंकि अपोजिशन पार्टी का लीडर हूँ सीधा मैं चला जाऊंगा, चाहे किसी भी क्योंकि अपोजिशन कई हो सकती है, मेन अपोजिशन एक ही होती है, लेकिन उसके अलावा कई और हो सकती है ना, ये बात। तो कोई भी चला जाएगा तो कितना काम बेकार हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन के सदस्य हैं? जनरली किसके होते हैं? जनरली तो लोकसभा के होते हैं, लेकिन आपने एग्जाम्पल देखा राज्यसभा के भी है, मनमोहन जी। उसके बाद भारतीय आर्टिकल 75 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसके बारे में बताता है? अपॉइंटमेंट, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति यानी पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट। सेकेंड, मंत्री परिषद का आकार यानी साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कितना होना चाहिए? 15% ऑफ टोटल
जो लोकसभा में मेंबर हैं। थर्ड है उत्तरदायित्वों का निर्वहन, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लोकसभा, ये सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये सब। नेक्स्ट, बहुत अच्छा है, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों का कुल संख्या का 15%। ध्यान देना, लोकसभा में टोटल सदस्य 545, इसका 15% क्या होगा, ऑलमोस्ट कितना, यहाँ से लेके 54 और 27 क्या होगा, 11, 8, यानी मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 81 मिनिस्टर रख सकते हैं। मिनिस्टर में आप सेंट्रल मिनिस्टर रखिए, मतलब यूनियन मिनिस्टर रखिए, स्टेट मिनिस्टर रखिए, डेप्यूटी रखिए, सब मिला के 81 ज़्यादा से ज़्यादा रखिए। इसमें पीएम इंक्लूडेड है, यानी कोई 80 प्लस पीएम 81, ऐसे हम बोल सकते हैं। क्लियर। ये बात किस आर्टिकल में लिखी गई है, ये बात कब ऐड की गई, कब जोड़ा गया हमारे संविधान में, 91वां संविधान संशोधन 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में ऐड किया गया। क्लियर। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है, ऑब्वियसली 6 मंथ तक। उसके बाद किसी हाउस से आप आ जाइए, इलेक्ट होकर, नॉमिनेट होकर, कुछ भी। मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, संसद के प्रति। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाए जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल न पड़े। ऑब्वियसली आप स्टेट के एग्जीक्यूटिव पावर को इतना ब्रॉड थोड़ी कर सकते हैं कि वो सेंटर के एग्जीक्यूटिव पावर को ही वायलेट करने लगे, आप ऐसा कानून बना लेने लगो जो बिल्कुल सेंटर के खिलाफ है, ऐसे थोड़ी होता ना भाई। क्लियर। किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 257 में। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का निर्धारण संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। ये क्या होगा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होगा, ये किया जाता है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन होता है, यानी इंडिया की जो गवर्नेंस है उसमें एग्जीक्यूटिव अंडर लेजिस्लेटिव होते हैं। नेहरू के कैबिनेट में कोई एक ऐसा इंसान था जो पहले गृह मंत्री था, बाद में रक्षा मंत्री बना, कैलाश नाथ काटजू। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री श्री R.A. रनगुमन चेट्टी। यहाँ पे सिंपल है कि भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश से आकस्मिक निधन हो गया, मतलब वो विदेश गए थे कुछ साइन वाइन करे, उनका न्यूज आया 1966 में उनका डेथ हो गया ताशकंद में, लाल बहादुर शास्त्री। अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ, चौधरी चरण सिंह। संविधान के किस अनुच्छेद में शब्द द्वारा प्रयोग किया गया है, मतलब संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल यानी पहली बार कैबिनेट वर्ड की ऐड किया है। कैबिनेट वर्ड, पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऐड होता था, अब कैबिनेट वर्ड आर्टिकल 352 के सब क्लॉज 3 में, यानी नेशनल इमरजेंसी वाले आर्टिकल में दिया हुआ है। श्वेत पत्र यानी व्हाइट पेपर भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज है। ध्यान देना, आपको भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज को हम क्या बोलते हैं, व्हाइट पेपर। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पे आधारित था। संघीय मंत्रिमंडल यानी यूनियन कैबिनेट का पुनर्गठन यानी रीस्ट्रक्चरेशन किसके प्रतिवेदन, किसके रिकमेंडेशन पर आधारित है, गोपाल स्वामी अयंकर। क्लियर। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में थोड़ा डिफरेंस है कि यहाँ पे देखो मंत्रिपरिषद में सारे मिनिस्टर आ सकते हैं, मंत्रिपरिषद में सारे यूनियन मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर और डेप्यूटी, लेकिन इसमें क्या होगा, सिर्फ इम्पॉर्टेंट 5-7 मिनिस्टर होंगे। ये क्या होगा, इसके लिए संविधान में, ओरिजिनल संविधान में आर्टिकल 74 और 75, इसके लिए ओरिजिनल में कोई जगह, भाई तुम्हारे लिए ओरिजिनल में कोई जगह नहीं है। लेकिन ज़्यादा चिंता मत करो, आपको 44 संविधान संशोधन 1978 में ऐड किया गया, किस आर्टिकल में, आर्टिकल 352, जो कि आर्टिकल है नेशनल इमरजेंसी के लिए। सैद्धांतिक रूप से मंत्रिपरिषद को संघ के समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ प्राप्त होती, परंतु मंत्रिमंडल द्वारा इसके कार्यों का निर्धारण होता है। ध्यान देना, शक्ति इसको प्राप्त होता है, मतलब दुनिया की नज़र में इसके पास शक्ति है, लेकिन काम ये मुँह पूरा करा है, क्योंकि इसमें मेन मिनिस्टर होते हैं, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर खुद। तो ये सारे मेन तो यहाँ पे है ना भाई, मेन काम ये करते हैं, इनको बस पालन करना होता है, यही ना। मंत्रिमंडल द्वारा दिए गए नीतिगत निर्णयों का क्रियान्वयन करते हैं, फॉलो करते हैं।
क्लियर है ना, ये फॉलो करते हैं, ये देते हैं, फॉलो करते हैं। क्लियर। यहाँ पे बताया गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सामूहिक रूप से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सामूहिक रूप से किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है, लोकसभा के प्रति। क्लियर है ना, यानी इन प्रैक्टिकली सारा पावर इसके पास है, थ्योरेटिकली सारा पावर इसके पास। यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच। क्लियर, थैंक यू। पता है क्या हुआ आज, इस वीडियो को अभी कितने रात हो रहे हैं मैं बना रहा हूँ। एक्चुअली इसमें हुआ क्या, मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, तो थोड़े हंसोगे। हाँ, हुआ क्या आज, इस वीडियो को अभी बढ़ रहे हैं 12:25 रात के। तो हुआ क्या, आज मैं सुबह इसको बना लिया था, क्योंकि मेरा कुछ और काम था, तो मैं जल्दी बना लिया था। उसके बाद देखता हूँ क्या कि इसमें जो एक ऑप्शन आता है माइक्रोफोन वाला, वो माइक्रोफोन का ऑप्शन ही मैंने क्लिक नहीं किया। माइक्रोफोन एक्चुअली ऑफ था, तो वो भी 46 मिनट था, वो ऑलमोस्ट बर्बाद हो गया। और कोई नहीं, होता है। चलिए मिलते हैं फिर। और चलिए, आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करना और हमें सपोर्ट करना, कंट्रीब्यूट करना। अगर आप यहाँ तक देखे हो ना, और मुझे बहुत खुशी होगी अगर लास्ट तक कोई देखता है, क्योंकि होता है कभी कभी क्या कि जब फ्री लेक्चर, इतने वैल्यूएबल फ्री लेक्चर मिलने लगते हैं, तो लोगों को उतना भरोसा नहीं होता है फ्री में कैसे कोई दे रहा है, कैसे दे रहा है, मतलब। लेकिन फ्री में आप मिलता है भाई, मैं दे रहा हूँ, आप लो। लेकिन यहाँ तक अगर आए हो ना, तो प्लीज़ आर्टिकल अगर आप अपने कमेंट सेक्शन में सिंपल लिखना, क्या लिखोगे, प्रेसिडेंट लिख देना। क्लियर, कमेंट सेक्शन में प्रेसिडेंट, मुझे देखते कितना आता है, मुझे बहुत खुशी होगी। चलिए, थैंक यू सो मच।